छगनलाल सोनी नाम की नासिक के अंदर एक बहुत ही फेमस ज्वेलरी की दुकान हुआ करती थी। तकरीबन 70 साल से वो दुकान वहाँ पर थी। छगनलाल सोनी, फिर उनका बेटा मनोहर और फिर अब उनका पोता प्रदीप सोनी ने उस दुकान को संभाला हुआ था। प्रदीप सोनी उस वक्त तकरीबन 56 साल के थे। उनकी ज्वेलरी की शॉप नासिक के अंदर काफ़ी फेमस थी और इसकी वजह यह थी कि वो पुरानी होने के साथ ही लोगों का सोनी परिवार के प्रति काफ़ी भरोसा भी था और सोनी परिवार की इस तीसरी पीढ़ी ने भी उस भरोसे को कायम रखा हुआ था। लेकिन आज की तारीख में वो ज्वेलरी शॉप बंद हो चुका है और इसकी वजह थी वो एक गहना। यह बात साल 2017 की थी। प्रदीप सोनी ऐसे ही दुकान पर बैठे हुए थे। उस दिन अमावस्या थी तो ग्राहक भी न के बराबर ही थे, इसलिए प्रदीप भी ऐसे ही खाली बैठे हुए थे। सुबह के तकरीबन 11:30 बज रहे थे। तभी 3 लोग दुकान के अंदर आए। तीनों के तीनों भारी भरकम शरीर वाले मुस्टंडे थे। फूला हुआ गोल मुंह, गहरी मूछें, हल्की दाढ़ी, सिर पर बड़ा सा सफ़ेद रुमाल लपेटे हुए वो आए। उन्होंने बताया कि वो भेड़ चराने वाले लोग हैं और उन्हें एक गहना बेचना है जो उनका पुश्तैनी है। उन्होंने प्रदीप को वो गहना दिखाया। वह काफ़ी पुराना नक्काशी वाला गहना था। उस पुराने गहने की नक्काशी इतनी खूबसूरत थी कि आज के ज़माने में कोई कारीगर वैसे नक्काशी नहीं उतार सकता था। उस गहने को देखते ही प्रदीप को वो भा गया। लेकिन वो सुनार था, बिना अच्छे से जांच पड़ताल किए बगैर वह खरीदता भी कैसे। उसने उस गहने को अच्छे से देखा। उस गहने पर काफ़ी धूल मिट्टी लगी हुई थी। कई जगह से उसके जोड़ उखड़े हुए थे तो कुछ जगह का सोना पिघला हुआ था। प्रदीप को उन लोगों की बताई बात पर भरोसा नहीं था कि वो उनका पुश्तैनी गहना है, क्योंकि वो गहना किसी बड़े घराने का लग रहा था। इसलिए उसने उन लोगों से सख्ती से पूछा कि उन्हें वो गहना कहाँ मिला है। तब उन्होंने बताया कि उन्हें भेड़ चराते वक्त नदी के किनारे मिला हुआ था। प्रदीप को वो गहना काफ़ी पसंद आ चुका था और उसे रखना चाहता था, इसलिए उसने ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं की। उसने गहने के वजन और उसकी हालत देखकर उसकी कीमत बताई, जो तकरीबन 90,000 की थी। उन लोगों ने कुछ देर एक दूसरे के साथ फुसफुसाकर बात की और फिर वह गहना बेचने के लिए राजी हो गए। उसके बाद प्रदीप ने उन्हें पैसे दे दिए और फिर गहना रख लिया। प्रदीप का घर दुकान से काफ़ी दूरी पर था। उसका घर 3 मंजिला इमारत का था, जिसके तीसरे माले पर गहनों की कारीगरी का काम चलता था। रात को दुकान बंद होने के बाद प्रदीप उस गहने को अपने घर ले गया ताकि वो उसे अच्छे से साफ सफाई कर सके और जो कुछ भी खराबी थी उसे ठीक कर सके। प्रदीप के घर पर उसकी पत्नी, उसकी 25 साल की बड़ी बेटी, एक 20 साल का बेटा और उसकी माँ, ऐसे उन 5 लोगों का परिवार था। घर आने पर उसने वो गहना कारीगर को दे दिया और उसे कहा कि इसे अच्छे से साफ करके जो भी जोड़ निकल गए हैं उन्हें फिर से जोड़ दें। उसके बाद सोनी परिवार साथ में खाना खाने बैठ गया। कुछ समय बीता ही था कि अचानक ऊपर से चिल्लाने की आवाज़ आई। प्रदीप और उसके घर के सारे लोग ऊपर की ओर दौड़े और देखा कि ऊपर जो कारीगर काम कर रहा था उसके हाथ पर तेजाब गिरा हुआ था। उस गहने को धोने के चक्कर में तेजाब उसके हाथ पर गिर गया था, जिससे उसके हाथ की चमड़ी जल गई थी। प्रदीप के बेटे विनोद ने झट से उसके हाथ पर पानी डाला और फिर नीचे जाकर क्रीम ले आया और उसके जख्म पर लगाई। जख्म ज़्यादा गहरा था, इसलिए वो उस कारीगर को लेकर नज़दीकी डॉक्टर के पास चला गया। जब सब लोग नीचे चले गए तब प्रदीप ने देखा कि वह गहना वहीं पड़ा हुआ था। अब तो कारीगर जख्मी हो चुका था, तो अब उसकी साफ सफाई नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने उस गहने को तिजोरी के अंदर रख दिया। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। कारीगर को लगी चोट काफ़ी ज़्यादा गहरी थी, इसलिए वो काम पर नहीं आया था और वो गहना वैसा ही तिजोरी के अंदर पड़ा हुआ था। एक दिन अचानक रात के तकरीबन 12:30 बजे प्रदीप की नींद खुली। उसे किसी तरह के जलने की बदबू आने लगी। घर में कहीं तो आग नहीं लगी है, यह सोचते हुए वो झट से उठ खड़ा हुआ और फिर तेजी से किचन की ओर गया। लेकिन किचन में सब कुछ सही सलामत था और बदबू भी किचन से नहीं आ रही थी। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे महसूस हुआ कि वह बदबू ऊपर के कमरे से आ रही थी। ऊपर के कमरे में
कारीगरी का काफ़ी ज्वलनशील सामान रखा हुआ था, जैसे गैस कटर, तेजाब की बोतलें, रॉकेल के डिब्बे। इसलिए प्रदीप दौड़ता हुआ ऊपर के कमरे की ओर जाने लगा। सीढ़ियों से चढ़ते वक्त जलने की बदबू काफ़ी तेज आ रही थी। उसका शक उसे सच होता नजर आ रहा था। हालांकि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई धुआं नहीं था। वो दौड़ता हुआ कमरे के पास गया और दरवाज़ा खोला और लाइट जलाई, लेकिन कमरे में कहीं पर भी आग नहीं लगी थी। कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। सब कुछ जैसे का वैसा था, लेकिन बदबू तो कमरे से ही आ रही थी, और इस बार सिर्फ जलने की नहीं बल्कि एक खराब दुर्गंध भी आ रही थी, जैसे कोई जानवर मरकर सड़ रहा हो। कारीगर नहीं होने की वजह से ऊपर का कमरा बंद ही था, तो कहीं कोई चूहा तो नहीं मर गया। यह सोचते हुए प्रदीप ने यहाँ वहाँ ढूंढा, उस बदबू का पता लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कहीं पर भी कुछ भी अजीब नहीं था। आधी रात का समय था और ऐसे में सामान को यहाँ से वहाँ सरकाने में आवाज़ हो रही थी। घर वाले जाग जाएंगे, इसलिए उसने बदबू ढूंढने का काम सुबह के लिए छोड़ दिया और फिर वो वापस अपने कमरे में आ गया। अगले दिन भी कारीगर नहीं आया था, इसलिए प्रदीप अपने बेटे विनोद को लेकर ऊपर के कमरे में गया। सड़न जैसी बदबू अभी भी आ रही थी, इसलिए उन दोनों ने बदबू का पता लगाने की कोशिश की। वहाँ पड़ा सारा सामान यहाँ वहाँ सरकाने लगे, जिसमें भारी भरकम तिजोरी, अलमारियाँ थीं। उन्होंने लगभग हर कोना, हर दीवार देख ली, लेकिन बदबू कहाँ से आ रही थी यही उन्हें समझ नहीं आ रहा था। पूरा कमरा तलाशने के बाद भी बदबू की कोई वजह साफ नहीं हुई। तब हार कर उन्होंने उन सारी वस्तुओं को अपनी अपनी जगह रखने का काम शुरू कर दिया। वह सारी वस्तुओं को अपनी अपनी जगह रख रहे थे कि तभी अचानक वह भारी भरकम तिजोरी विनोद के पैर पर गिर गई, जिससे उसके पैर का पंजा दब गया। विनोद काफ़ी जोर से चिल्लाया, जिसे सुन प्रदीप हड़बड़ा गया। उसने तेजी से आगे आते हुए उस तिजोरी को हटाया। उस लोहे की भारी तिजोरी की वजह से विनोद का पैर पूरी तरह से लहूलुहान हो गया था। प्रदीप ने बिना देरी किए अपने बेटे को उठाया और अस्पताल ले गया। विनोद के पंजे की हड्डियां चटक गई थी और उसे प्लास्टर लगाया गया था। उस हादसे के बाद प्रदीप की माँ और उसकी बीवी ने उसे काफ़ी कुछ सुनाया और दुकान से जुड़े काम बच्चों से ना करवाए ये भी कह दिया। पहले कारीगर और अब विनोद। प्रदीप के घर में कुछ ही दिनों के अंतराल में यह दो हादसे हो चुके थे। दुकान के काम करते हुए छोटे मोटे हादसे तो कई बार हुए थे, और ऐसे छोटे मोटे हादसों के बारे में वो भी जानता था, लेकिन ये दोनों हादसे छोटे नहीं थे। अब दुकान में मदद के लिए कोई भी नहीं था। कारीगर की जख्म अभी तक भरी नहीं थी, और बेटे को तो दुकान का कोई भी काम बोलने से उसकी माँ ने ही मना किया था, और वैसे भी अब उसकी हालत भी ऐसी नहीं थी कि वो चल सके। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गए और उस बदबू का अभी तक पता नहीं चला था। वो रात को अचानक आने लगती, एक तेज सड़न जैसी, जैसे कोई जानवर कई दिनों से मरा पड़ा हो। उस रात भी वह बदबू आने लगी, जिससे प्रदीप की नींद खुल गई। इस बार वह बदबू काफ़ी तेज और असहनीय थी, इसलिए प्रदीप अपने कमरे से बाहर आ गया। तभी उसे ऐसा लगा जैसे ऊपर के कमरे में कोई चल रहा हो। कारीगर अपने घर पर था। उसके बेटे की टांग टूटी हुई थी। उसकी पत्नी कमरे में ही थी, और उसकी बेटी और उसकी माँ तो ऊपर जाएगी नहीं, तो फिर आखिर ऊपर कौन होगा? वो इस बारे में सोचने लगा। चोर आने की संभावना कम थी, क्योंकि घर काफ़ी सुरक्षित था, लेकिन चोर आ ही नहीं सकते ऐसा भी नहीं था। इसलिए उसने घर के अंदर रखे एक लकड़ी के डंडे को उठाया और वह धीरे धीरे करते हुए ऊपर के कमरे की ओर जाने लगा। सीढ़ियों से चढ़ते वक्त उसे पायलों की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई औरत वहाँ पर हो। अब कोई औरत तो चोरी करने नहीं आ सकती, तो फिर ऊपर के कमरे में कौन हो सकता है? यह सोचते सोचते वो ऊपर तक आ गया, और सामने का नज़ारा देख उसकी जान सूख गई। तीसरे माले की गलियारों में हल्की रोशनी वाला लाइट जल रहा था, जिसकी रोशनी में उसे एक औरत खड़ी दिखाई दी। उस औरत ने पुराने दौर की एक महंगी गहरे लाल रंग वाली साड़ी पहनी हुई थी, जो कई जगहों से जली हुई थी, जिससे उसके शरीर के अंग दिख रहे थे। उस औरत ने अपने सिर पर पल्लू ले रखा था, और वह धीरे धीरे चलते हुए लाइट के नीचे आ गई, जिससे उसका चेहरा साफ साफ दिखाई देने लगा।
उस औरत का पूरा शरीर जला हुआ था। चेहरे की त्वचा इस कदर जली हुई थी कि उसे देख पाना भी दर्दनाक था। एक आँख सही सलामत थी और दूसरी आँख की पुतली फूट चुकी थी और वहाँ से निकलता खून सूख चुका था। शरीर से जली हुई चमड़ी कई जगहों से निकल रही थी। कई जगहों पर तो साड़ी और चमड़ी एक दूसरे से चिपकी हुई थी और उसके शरीर से सड़े मांस जैसी दुर्गंध आ रही थी। यह भयावह नज़ारा देख प्रदीप का तो पूरा शरीर मानो जैसे गल ही गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उन कपकपाते हुए हाथों से वो डंडा कब छूट गया उसे समझ ही नहीं आया। वो औरत धीरे धीरे कर उसकी ओर बढ़ने लगी और प्रदीप भी डर के मारे पीछे की ओर सरकने लगा। उसे उस औरत के गले में एक चीज़ दिखाई दी और फिर वह उस औरत की वहाँ होने की वजह समझ गया। उस औरत के गले में वही पुराना गहना था जिसे वह कुछ दिनों पहले लाया था। प्रदीप को बिना जांच पड़ताल किए गहना खरीदने की गलती का एहसास हो गया, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। अब तो उसे सिर्फ अपनी जान बचानी थी। इसलिए वो तेजी से सीढ़ियों की ओर दौड़ा और वहाँ से उतरने लगा कि तभी पीछे से एक जोरदार धक्का लगा जिससे वो सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे जा पहुँचा। वो इतने ज़ोर से गिरा था कि उसका सिर ही पड़ गया। हाथ मुड़ चुका था और कमर भी टेढ़ी हो गई थी। वो दर्द से ज़ोरों से चिल्लाने लगा, जिसकी आवाज़ सुन घर के सारे सदस्य बाहर आ गए। प्रदीप दर्द से करा रहा था। उसे इतना तेज दर्द हो रहा था कि वो सह भी नहीं पा रहा था। यह देख उसके परिवार ने झट से पड़ोसियों को बुलाया और फिर उनकी मदद से उसे अस्पताल भर्ती करवाया। अस्पताल में जाने से पहले प्रदीप बेहोश हो गया था। दूसरे दिन जब उसे होश आया तो उसने सबसे पहले अपने फैमिली को बुलवाया और उस रात घटी सारी बातें बताई। उसने अपनी फैमिली को बोल दिया कि वो अब उस घर में ना रहे। उसने उन्हें किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने को कहा। प्रदीप की फैमिली को उसकी इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि नींद में होने की वजह से उसे कोई भ्रम हुआ होगा, लेकिन प्रदीप की जीत की वजह से वो अपने रिश्तेदार के यहाँ चले गए। प्रदीप को ठीक होने में तकरीबन 15 दिन लगे और तब तक वह घर पूरी तरह से बंद था। जब प्रदीप चलने फिरने के काबिल हो गया तो वो कुछ लोगों को लेकर अपने घर गया। घर का दरवाज़ा खोलते ही एकदम से सड़न जैसी दुर्गंध आने लगी। वह दुर्गंध अब पूरे घर में फैल चुकी थी। प्रदीप की फिर से ऊपर जाने की हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वह बाकी लोगों को ऊपर के कमरे की ओर ले गया, क्योंकि उसे वो गहना अपने घर से निकलवाना था। कमरे में पहुंचने के बाद तिजोरी खोली और फिर उस गहने को निकाल लिया गया। उसके बाद उस गहने को दुकान में लाया गया और किसी पहचान वाले व्यक्ति को उसने वो गहना सस्ते दाम में बेच दिया। उसने उसके साथ घटी घटनाओं को अपने फैमिली के अलावा और किसी को नहीं बताया। जिसे गहना बेचा उसे भी नहीं। कुछ दिनों बाद प्रदीप और उसकी फैमिली फिर से अपने पुराने घर लौट आई, लेकिन गहना बेचे जाने के बाद भी वह कुछ भी नहीं बदला था। वह अब भी वैसे ही सड़न जैसी बदबू आ रही थी और रात को ऊपर के कमरे में किसी के चलने की आवाज़। और अब तो उस गहने का प्रभाव उसकी दुकान में भी दिखने लगा था। आए दिन दुकान में कुछ न कुछ हादसे होने लगे थे, बदबू आने लगी थी। उसके बाद उन्होंने कई बार घर और दुकान के अंदर शुद्धिकरण किया, हवन किए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उस गहने का प्रभाव थोड़ा भी कम नहीं हुआ था। और एक दिन अचानक खबर आई कि प्रदीप ने जिस व्यक्ति को वह गहना बेचा था उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में वो आदमी मारा गया। उस आदमी की मौत उस शापित गहने की वजह से हुई थी। यह बात न जाने कैसे लोगों को मालूम हो गई। लोग उस आदमी की मौत का जिम्मेदार प्रदीप को मानने लगे। एक बार तो उस आदमी के परिवार वालों ने प्रदीप के दुकान के अंदर आकर उसके साथ हाथापाई की। इन घटनाओं के बाद सोनी परिवार की काफ़ी बदनामी हुई और बदनामी की वजह से प्रदीप ने शहर ही छोड़ दिया। जिस तरह से शापित गहना बेचकर उसने एक आदमी की जान ले ली थी, वैसी गलती वो अब दोबारा नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने अपने घर और दुकान को किसी को नहीं बेचा। वह आज भी वैसा ही बंद पड़ा हुआ है। इस घटना के 2-3 साल बाद प्रदीप फिर एक बार अपने पुराने मकान में लौट आया, लेकिन वहाँ तब भी बदबू मौजूद थी, बल्कि पहले से भी ज़्यादा। उस शापित गहने के बारे में सबको मालूम पड़ चुका था, लेकिन किसी को यह नहीं मालूम था कि वह गहना अब कहाँ है।
क्योंकि आखिरी बार जिस व्यक्ति के पास वो गहना था उस आदमी की मौत हो चुकी थी और उसके घर वालों को भी वो गहना कभी नहीं मिला। वो गहना किसका था? वो औरत कौन थी? उसके साथ क्या हुआ था? और जो आदमी उस गहने को बेचने आए थे वो कौन थे? क्या उनका उस गहने के साथ कोई संबंध था? और सबसे बड़ी बात, अब वो गहना कहाँ है? इन सवालों के जवाब प्रदीप को आज तक नहीं मिले।